कैंगलान अकादमी के एक प्रमुख व्यक्ति दाई युनयांग से कई छात्र दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने सुना है कि दाई युनयांग एक सेनापति का बेटा है और उसका भविष्य असीमित है। दाई युनयांग के कनिष्ठ सदस्यों ने उसके साथ कार्य टास्क पूरा करके बहुत सारे अंक प्राप्त किए हैं। पिछले 2 वर्षों में वे साधक जो मूल रूप से औसत थे उन्होंने बहुत प्रगति की है। पांग यूनिक्सियांग 2 साल से कैंगलान अकादमी में है और अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के बाद वह आज ही कैंगलान शहर लौटा है। कुछ समय से वह दाई युनयांग के करीब जाने का अवसर तलाश रहा था। अगर वह दाई युनयांग का अनुयायी बन सके तो उसे भी बहुत सारे लाभ होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अभी तक कोई मौका नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से आज उसे ऐसा अवसर मिल ही गया। चूंकि इस महिला की दाई युनयांग से दुश्मनी है, अगर वह उसे सबक सिखाने में मदद करता है तो दाई युनयांग निश्चित रूप से उसकी सराहना करेगा। जब वह समय आएगा तो क्या वह रातों रात प्रमुखता शोहरत हासिल नहीं कर लेगा? अवंतिका राठौर कतार में थी। हालांकि कतार लंबी थी, लेकिन मर्सिनरी गिल्ड योद्धा संघ का काम करने का तरीका काफी कुशल था। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसकी बारी आ ही गई। जैसे ही वह काउंटर पर बैठी लड़की से बात करने वाली थी, अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। अवंतिका राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं। कतार के बीच में घुसना। उसे इसी समय कतार के बीच में क्यों घुसना था? क्या यह आदमी उसे नीचा दिखा रहा था या जानबूझकर झगड़ा मोल ले रहा था? मैंने कहा, कतार के बीच में मत घुसो, अवंतिका राठौर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। पांग यूनिक्सियांग पलटा और जब उसने अवंतिका राठौर का चेहरा देखा तो उसकी आंखों के भाव एक पल के लिए बदल गए। कैंगलान अकादमी में ऐसी सुंदरी कब आए? ऐसी सुंदरता शायद सबसे खूबसूरत महिला लियू किन्यू से कम नहीं है। हालांकि पांग यूनिक्सियांग ने इस विचार को पल भर में ही झटक दिया। उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत थी। एक बार जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो वह आसानी से किसी भी महिला को प्राप्त कर सकता है। मैं कतार के बीच में ही घुसूंगा, तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? पांग यूनिक्सियांग चालाकी से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह दाई युनयांग का पक्ष लेने के अपने प्रयास में बहुत अधिक स्पष्ट नहीं दिख सकता था। अब यहां से दफा हो जाओ, अवंतिका राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। कतार तोड़ने के इस दृश्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मर्सिनरी गिल्ड में ऐसी घटनाएं सामान्य नहीं हैं। हम सभी ऐसे लोग हैं जो खतरे के किनारे पर जीते हैं और हमारा मिजाज आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक गर्म होता है। यदि आपके पास कतार तोड़ने की क्षमता ताकत है तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आपको बस सजा मिलेगी। ऐसी स्थितियों में हर कोई आमतौर पर तमाशा देखकर खुश होता है। ये जगह ऐसे लोगों से भरी है जो परेशानी खड़ी करना पसंद करते हैं और तमाशा देखने का आनंद लेते हैं। उन्हें इस तरह की चीज़ों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है। पांग यूनिक्सियांग ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर इतनी अहंकारी होगी, जो उसकी ताकत को समझे बिना ही ऐसी बातें कर रही थी। तुम्हारी मुझे दफा होने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? पांग यूनिक्सियांग ने अपनी आवाज़ तेज की। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम कैंगलान अकादमी की नई छात्रा हो। तुम सच में निडर हो, है ना? मैं कैंगलान अकादमी में 2 साल से हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से नए छात्र देखे हैं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पांग यूनिक्सियांग की आंखों में एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। उसे यकीन था कि अवंतिका राठौर यह जानकर अविश्वसनीय रूप से घबरा जाएगी कि वह कैंगलान अकादमी का एक वरिष्ठ छात्र है। हालांकि पांग यूनिक्सियांग को निराशा हाथ लगी। अवंतिका राठौर शांत और संयमित रही, उसमें घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा और इसके बजाय वह एक मजाक को सामने आते हुए देखने का आनंद लेती हुई प्रतीत हो रही थी। तो क्या? अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसके होंठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। आज मर्सिनरी गिल्ड में काफी लोग उससे झगड़ा मोल लेने आए थे। अवंतिका राठौर के हाव भाव देखकर पांग यूनिक्सियांग भी थोड़ा चिढ़ गया था। यह महिला नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रही थी? अपने आसपास के मर्सिनरी योद्धाओं की उपहासपूर्ण नजरों को महसूस करते हुए वह बिल्कुल भी सबके सामने अपना सम्मान नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया, अभी घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना। अवंतिका राठौर का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें चाकुओं की तरह तेज हो गईं और बिजली की तरह पांग यूनिक्सियांग की ओर घूरते हुए बोलीं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? एक साधारण से तीखे सवाल ने पांग यूनिक्सियांग की आंखों में तीव्र क्रोध भड़का दिया। उसके सहपाठियों द्वारा उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता था और अब एक नई छात्रा उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कर रही है। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रही हो। पांग यूनिक्सियांग की भीतरी ऊर्जा तुरंत उमड़ पड़ी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अवंतिका राठौर पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। ये देखकर उनके आसपास के मर्सिनरी काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज उन्हें इतना अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। मुझे डर है कि इस सुंदरी की किस्मत खराब है।
पांग यूनक्सियांग की शक्ति पहले ही प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। हालांकि ठीक जब पांग यूनक्सियांग का मुक्का अवंतिका राठौर को लगने वाला था, अवंतिका राठौर ने अचानक बीच बचाव किया, पांग यूनक्सियांग की कलाई पकड़ ली और उसके हमले को रोक दिया। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनाई दी और समय मानो एक पल के लिए रुक सा गया। पांग यूनक्सियांग को अपने चेहरे पर जलन भरा दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये दर्द केवल चेहरे पर नहीं था, ये दर्द उसके अहंकार पर एक गहरी चोट था। हर कोई फटी आंखों से देखता रह गया, ये दृश्य उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। अप्रत्याशित रूप से उत्कृष्ट रूप वाली यह महिला इतनी शक्तिशाली थी और इतनी ही अधिक अहंकारी भी। उसका एक ही वार बिजली की तरह तेज था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते या प्रतिक्रिया कर पाते, अवंतिका राठौर का थप्पड़ पांग यूनक्सियांग के चेहरे पर पड़ चुका था। अगले ही पल अवंतिका राठौर ने अचानक एक तेज लात मारी और पांग यूनक्सियांग, जो इसके लिए तैयार नहीं था, अवंतिका राठौर की लात खाकर कई मीटर दूर जा गिरा। अवंतिका राठौर ने पांग यूनक्सियांग को ठंडी और क्रूर नजरों से देखा। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखाना, वरना जब भी मैं तुम्हें देखूंगी तुम्हें इसी तरह पीटूंगी। पांग यूनक्सियांग ने खाली नजरों से अवंतिका राठौर को घूरा। कुछ क्षण पहले उनके टकराव के दौरान उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि अवंतिका राठौर के पास भी प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण की शक्ति थी। ये कैसे संभव है? कैंगलान अकादमी की एक नई छात्रा भला प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण तक कैसे पहुंच सकती है? वह एक जोरदार सीटी बजी और मर्सिनरी अत्यधिक रुचि के साथ अवंतिका राठौर को देखने लगे। ऐसी सुंदरी वास्तव में मनमोहक थी। तुम बेकार काय, वापस जाकर कीचड़ में खेलो। सबके सामने खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसने जानबूझकर मुसीबत मोल ली थी और बदले में उसे केवल सबक ही मिला। इस तरह का आदमी वास्तव में घृणित था। व्यंग्यात्मक और उपहासपूर्ण शब्द पांग यूनक्सियांग के कानों में पड़े, जिससे उसका पहले से ही बदसूरत चेहरा पीला पड़ गया। वह केवल गुर्राते हुए कह सका, जब दाई यूनयांग वापस आएगा तो तुम्हारी बहुत बुरी मौत होगी। ये सुनकर अवंतिका राठौर ने उपहास करते हुए कहा, तो ये दाई यूनयांग का एक और कुत्ता है। वह सोच रही थी कि जब वह बिल्कुल सामान्य थी तो यह इंसान उसके लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहा था। पता चला कि वे दाई यूनयांग की ओर से आए थे। मुझे नहीं पता कि मेरी मौत भयानक होगी या नहीं, लेकिन अगर तुम एक सेकंड के लिए भी यहाँ रुके तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। ये सुनकर पांग यूनक्सियांग के भाव तुरंत बदल गए। वहां अधिक देर तक रुकने की हिम्मत न करते हुए वह घबराकर मर्सिनरी गिल्ड योद्धा संघ से भाग खड़ा हुआ। अवंतिका राठौर की नज़रों से वह समझ गया था कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो अवंतिका राठौर सच में उसे मार डालेगी। भीड़ में एक सामूहिक आह गूंज उठी और उन्होंने अवंतिका राठौर के बारे में उत्सुकता की एक लहर महसूस की। इतनी उल्लेखनीय प्रतिभा वाली, इतनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला पर कोई ध्यान कैसे नहीं दे सकता था। इस घटना के बाद किसी ने भी अवंतिका राठौर के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। अवंतिका राठौर ने मर्सिनरी गिल्ड से निकलने से पहले सफलतापूर्वक अपनी मर्सिनरी योद्धा पहचान दर्ज करा ली। अपने हाथ में पीले रंग के मर्सिनरी पदक को देखकर अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराए। यह मर्सिनरी करियर भी एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतजार किया जा सकता है। ये सब खत्म करने के बाद अवंतिका राठौर तुरंत नहीं गई, बल्कि अपनी प्रशिक्षण यात्रा के लिए आवश्यक अन्य चीज़ें खरीदने के लिए शहर में गई। पहाड़ों में जीवन किसी भी अन्य जीवन से अलग होता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए उसे आवश्यक वस्तुओं को पहले से ही तैयार रखना चाहिए। डोंगफेंग यू के शब्दों से वह समझ गई थी कि वे शायद अपना अभियान शुरू करने वाले थे। दानवी जीवों से लड़कर ही आप अपनी ताकत को और अधिक तेजी से बढ़ा सकते हैं। अपने कमरे में लौटने के बाद अवंतिका राठौर ने औषधि निर्माण शुरू किया। मर्सिनरी मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता था, इसलिए आपातकाल के लिए अतिरिक्त वस्तुएं तैयार करना आवश्यक था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पुनर्स्थापक वटी ची रिकवरी पिल है, क्योंकि उनकी वर्तमान शक्ति का अर्थ है कि नाभि चक्र में जमा मूल ऊर्जा सीमित है। यदि कोई बहुत खतरनाक स्थिति का सामना करता है और उसकी सभी भीतरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वह अत्यंत खतरनाक दुर्दशा में होगा। ऊर्जा पुनर्स्थापक वटी कैंगलान शहर में सबसे ज्यादा बिकने वाली औषधीय वटी भी है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है और कई साधक इसे वहन नहीं कर सकते। ये वटी एक प्रथम श्रेणी का उत्पाद है। अवंतिका राठौर की वर्तमान औषधि निर्माण कला का उपयोग करके इस औषधीय वटी को बनाना मुश्किल नहीं है। वह अब एक द्वितीय श्रेणी की औषधि निर्माता है, लेकिन उसके और एक तृतीय श्रेणी के औषधि निर्माता के बीच अभी भी फासला है। इसलिए अधिक औषधीय वटियां बनाने से उसे अपनी औषधि निर्माण कला में सुधार करने में बहुत लाभ होगा। अवंतिका राठौर ने सभी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर किया और औषधीय वटी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। औषधि निर्माण एक बहुत ही सावधानीपूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए मानसिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने और जड़ी बूटियों में हर सूक्ष्म परिवर्तन को समझने की आवश्यकता होती है।
यदि थोड़ी सी भी समस्या होती है तो औषधीय वटी सफलतापूर्वक नहीं बन पाएगी। कमरा असामान्य रूप से शांत था, सिवाय औषधि भट्टी से आने वाली जड़ी बूटियों की कभी कभार होने वाली सरसराहट के। अवंतिका राठौर की नज़र गंभीर थी और उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को औषधि भट्टी में डाल दिया, जिससे उसे इसके भीतर की हर चीज़ पर पूरा नियंत्रण मिल गया। समय धीरे धीरे बीता और फिर धड़ाम की तेज आवाज़ सुनाई दी। अवंतिका राठौर ने औषधि भट्टी का ढक्कन खोल दिया और औषधि भट्टी के अंदर एक पूरी तरह से गोल औषधीय वटी पहले से ही मौजूद थी। औषधीय वटी से एक नाजुक और मादक सुगंध आ रही थी और कोई भी इसे सूंघकर ही इसके भीतर की प्रचुर जीवन ऊर्जा को महसूस कर सकता था। अवंतिका राठौर ने सीधे औषधीय वटी को एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल में डाल दिया, फिर जड़ी बूटियों का एक हिस्सा निकाला और निर्माण जारी रखा। अगले दिन जब जिया जिकिंग अवंतिका राठौर को खोजने आई तो उसने ये दृश्य देखा। उसका गोल और प्यारा चेहरा आश्चर्य से भर गया। अवंतिका, क्या तुम औषधि निर्माण कर सकती हो? अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। यह अद्भुत है। जिया जिकिंग ने मन ही मनाह भरी। एक औषधि निर्माता बनने की आवश्यकताएं बेहद मांग वाली थीं और आम लोग उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। यही एक कारण था कि आर्यावर्त महाद्वीप में औषधि निर्माताओं का इतना प्रतिष्ठित स्थान था। अवंतिका राठौर की ताकत पहले से ही इतनी दुर्जेय थी और ये तथ्य कि वह एक औषधि निर्माता थी वास्तव में उसे चकित कर गया। हालांकि साधना में अवंतिका राठौर की सफलता को देखते हुए उसके औषधि निर्माण कला का स्तर बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है। आखिरकार लोगों के पास सीमित ऊर्जा होती है और वे केवल एक ही पहलू को साधने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वैसे कैंगलान शहर में एक औषधि निर्माता संघ एल्केमिस्ट गिल्ड है। यदि तुम प्रथम श्रेणी की औषधि निर्माता बन जाती हो तो तुम औषधि निर्माता बनने के लिए गिल्ड संघ की परीक्षा दे सकती हो, जिया जिकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका राठौर ने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी साफ काली और सफ़ेद आंखों में एक चमक कौंध गई। उसे औषधि निर्माता संघ के बारे में नहीं पता था। 1000 साल बाद आर्यावर्त महाद्वीप पर कई ऐसे संगठन और संघ बन गए थे जो पहले मौजूद नहीं थे। हालांकि उनसे प्रमाणित होना एक अच्छा विचार लग रहा था। मैंने सुना है कि लियू किन्यू भी एक औषधि निर्माता है और उसकी औषधि निर्माण कला बेहद प्रभावशाली है। उसने हाल ही में द्वितीय श्रेणी की औषधि निर्माता की परीक्षा पास की है, जिसने अनगिनत पुरुषों को उसका दीवाना बना दिया है। लियू किन्यू को कैंगलान अकादमी में बहुत सम्मान दिया जाता है और उसमें वास्तव में कुछ कौशल हैं। उसने अपनी क्षमताओं के आधार पर विशेष नामांकित छात्र टीम में प्रवेश किया है और वह एक द्वितीय श्रेणी की औषधि निर्माता भी है। वह सच में बहुत शक्तिशाली है। उसके पवित्र और प्यारे चेहरे पर भावनाओं का एक भाव दिखाई दिया। हालांकि उसे लियू किन्यू का व्यक्तित्व पसंद नहीं था, लेकिन वह उसकी क्षमताओं की प्रशंसा करती थी। उसकी गहरी काली आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और अवंतिका राठौर भव्यता और आकर्षण के साथ मुस्कुराए। कैंगलान अकादमी की नंबर 1 सुंदरी वास्तव में सौंदर्य और प्रतिभा दोनों की धनी महिला है। लियू किन्यू का इतनी कम उम्र में द्वितीय श्रेणी की औषधि निर्माता बनना सच में अद्भुत है। लेकिन ये ठीक है। जिया जिकिंग अवंतिका राठौर के करीब आए। उसका नाजुक चेहरा एक दोस्ताना मुस्कान से दमक रहा था। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी क्षमताओं के साथ, अवंतिका, तुम निश्चित रूप से लियू किन्यू को हर तरह से पीछे छोड़ने में सक्षम होगी। लगे रहो, मुझे तुम पर विश्वास है। जिया जिकिंग ने उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठी हवा में लहराई, अवंतिका राठौर में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए। ये देखकर कि जिया जिकिंग को उससे इतनी अधिक उम्मीदें थीं, अवंतिका राठौर हंसे बिना न रह सकी और बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अवंतिका राठौर की पुष्टि पाकर जिया जिकिंग की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई, लेकिन ये जल्द ही फीकी पड़ गई। विशेष नामांकित छात्र होना बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि तुम कल एक मर्सिनरी योद्धा कार्य पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रही हो। अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया। बिल्कुल सही। ये बहुत ईर्ष्या करने योग्य है। मैं अपने दिन कक्षा में सभी के साथ साधना करने में बिताती हूँ, लेकिन बाहर जाकर लड़ने के रोमांच की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। अवंतिका राठौर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। उसके होंठ एक फूल की तरह सुंदर मुस्कान में बदल गए। जिया जिकिंग का रूप उसके भीतर की हिंसक प्रवृत्तियों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वह दिन दूर नहीं जब तुम सब भी मिशन स्वीकार करना शुरू कर दोगे, इसलिए अभी के लिए अपनी ताकत को साधना करने पर ध्यान केंद्रित करो। मर्सिनरी मिशन अक्सर बेहद खतरनाक होते हैं और इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए काफ़ी ताकत की आवश्यकता होती है। नियमित कक्षाओं के छात्र अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए कैंगलान अकादमी उनके लिए पहले अकादमी में अपनी ताकत को साधना करने की व्यवस्था करती है और सामान्य कार्यों को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होने के बाद ही उन्हें मिशन को पूरा करने के लिए संगठित किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी ताकि भविष्य में मैं तुम्हारे साथ मिलकर साधना कर सकूं। मुझे इंतज़ार रहेगा, तो जाने के बाद सावधान रहना। मैं अकादमी में तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ठीक है।
भोर में क्षितिज के ऊपर सूरज धीरे धीरे उगता है और सूरज की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर चमकती हैं। अवंतिका राठौर अपनी साधना अवस्था से बाहर आए, अपना सामान पैक किया और कमरा छोड़ दिया। डोंगफेंग यू और अन्य लोग भी एक एक करके ऊपर से नीचे आए और छात्रावास के बाहर इकट्ठा हो गए। बाई जुन्यू, कुई हाओयान और अन्य लोग भी उसी समय बाहर आए। आज वह दिन था जब उनकी दोनों टीमें एक साथ अपना मिशन शुरू करेंगी। कुई हाओयान की नज़र गोंग शाओकिंग पर पड़ी। गोंग शाओकिंग, क्यों न इस बार हम दोनों टीमों के बीच एक और मुकाबला हो जाए। पिछली बार दोनों टीमों के बीच एक मिशन प्रतियोगिता हुई थी और वे थोड़े से अंतर के कारण हार गए थे। इस बार उन्हें इसकी भरपाई करनी है। गोंग शाओकिंग के भाव हमेशा की तरह ठंडे और अडिग रहे। उसकी गहरी अथाह आंखों ने एक संयमित और गंभीर लहजा व्यक्त किया। ठीक है, हमें कैसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? डोंगफेंग यू ने एक आकस्मिक और उदासीन मुस्कान के साथ पूछा। स्पष्ट रूप से वह इस सुझाव में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था। इस बार हमारा मुख्य कार्य नए छात्रों का मिशन पूरा करने में मार्गदर्शन करना है। हम देखेंगे कि कौन सबसे तेज़ी से मिशन पूरा करता है। दानवी जीव का शिकार करते समय वरिष्ठ छात्र शामिल नहीं होंगे। कैसा रहेगा? कुई हाओयान ने सुझाव दिया। डोंगफेंग यू की नज़र अवंतिका राठौर पर पड़ी। अवंतिका, तुम क्या सोचती हो? इस बार हमारा मिशन लौह कवच गैंडे का शिकार करना और उसका चमड़े का कवच हासिल करना है। लौह कवच गैंडा एक मानव के प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण के बराबर होता है, जो कि अवंतिका राठौर के तुलनीय है। दानवी जीवों की शक्ति और रक्षा मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर होती है, जिससे प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण के साधक के लिए लौह कवच गैंडे को मारना मुश्किल हो जाता है। कोई समस्या नहीं। अवंतिका राठौर की आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अवंतिका राठौर का निर्णायक उत्तर देखकर कुई हाओयान की आंखों में एक मुस्कान फैल गई। नए छात्र अक्सर दानवी जीवों की शक्ति को कम आंकते हैं, विशेष रूप से अवंतिका राठौर, जिसका मर्सिनरी योद्धा स्तर अकादमी में आने के बाद ही पंजीकृत हुआ था। लौह कवच गैंडे से निपटना उसके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। हमारा मिशन पाषाण बिलाव दानव स्टोन कैट बीस्ट का शिकार करना है, जो ताकत में लौह कवच गैंडे के बहुत करीब है। कुई हाओयान ने बाई जुन्यू की ओर देखा। उसने अचानक ये सुझाव दिया था और बाई जुन्यू को पहले से सूचित नहीं किया था। मुझे भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। बाई जुन्यू के सुंदर और परिष्कृत चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान फैल गई, जो उसके सफ़ेद और एक समान दांतों को दिखा रही थी। यह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अवसर था। यदि वह मना कर देता तो वह शायद कभी भी समूह में घुल मिल नहीं पाता। इसलिए वह मना नहीं कर सकता था और न ही वह मना करना चाहता था। कुई हाओयान की आंखों में संतुष्टि की एक झलक कौंध गई। तो फिर मुकाबला तय रहा। झान युनफेंग की आंखें रुचि से चमक उठीं और उसने सुझाव दिया, चूंकि यह एक प्रतियोगिता है तो क्यों न कुछ पुरस्कार जोड़े जाएं। बताओ। गोंग शाओकिंग के भाव ठंडे थे। उसकी उदासीन नज़र झान युनफेंग के चेहरे पर घूमी। उसके सुंदर और गड़े हुए नैन नक्श संयम और आत्मविश्वास बिखेर रहे थे। वह हमेशा की तरह कम बोलने वाला रहा और केवल एक ही साधारण शब्द का प्रयोग किया, फिर भी इसमें अहंकार और दबंगई झलक रही थी, मानो परिणाम पहले ही तय हो चुका हो। झान युनफेंग स्पष्ट रूप से गोंग शाओकिंग के व्यक्तित्व को समझती थी। ये रवैया, जिसे अन्य लोग अत्यंत असभ्य मान सकते थे, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। विजेता को दोनों समूहों से अंक मिलेंगे और हम में से प्रत्येक वरिष्ठ छात्र अतिरिक्त 500 अंकों का योगदान देगा। कैसा रहेगा? झान युनफेंग के होंठ हल्के से मुड़ गए, जबकि यान लेंग का चेहरा रुचि से भरा था। इस प्रकार की प्रतियोगिता उनके जुनून को प्रज्वलित करने के लिए सबसे अच्छी थी। उन्हें अवंतिका राठौर की ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाई जुन्यू की प्रगाढ़ मूल स्तर के अंतिम चरण की साधना पिछले सभी विशेष नामांकित छात्रों में सबसे उत्कृष्ट थी। ठीक है। गोंग शाओकिंग ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसकी आवाज़ दृढ़ और आत्मविश्वासी थी। गोंग शाओकिंग के अकेले निर्णय लेने पर न तो डोंगफेंग यू और न ही लियू किन्यू ने इस पर जरा भी सवाल उठाया, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था कि टीम के भीतर एक पूर्ण आपसी समझ विकसित हो गई थी। अवंतिका राठौर ने हल्की सी भौं उठाए। उसे नहीं पता था कि गोंग शाओकिंग को उस पर आश्चर्यजनक रूप से इतना भरोसा था। कालू और गोरा की बातों से उसे पता चला कि बाई जुन्यू प्रगाढ़ मूल स्तर के अंतिम चरण का साधक था और उसकी ताकत उससे एक स्तर ऊपर थी। प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण की ताकत के साथ भी लौह कवच गैंडे से निपटना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन प्रगाढ़ मूल स्तर के अंतिम चरण की शक्ति के साथ पाषाण बिलाव दानव से निपटना बहुत आसान होगा। ये कभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष प्रतियोगिता नहीं थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि 500 अंकों का वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन झान युनफेंग के रवैये से वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि 500 अंक कोई छोटी रकम नहीं थी। उसके अलावा उन तीनों में से प्रत्येक ने 500 अंकों का योगदान दिया था, जो कुल मिलाकर 1500 अंक होते हैं। इस मिशन के अंकों को भी जोड़ दें तो दांव काफ़ी ऊंचा था। तो हम यहाँ से अलग अलग रास्तों पर चलेंगे।
मिशन खत्म होने के बाद मिलते हैं। कुई हाओयान की आंखें चमक उठीं और उसका सुंदर और दृढ़ चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। स्पष्ट रूप से उसे इस प्रतियोगिता में अपनी जीत का पूरा भरोसा था। कैंगलान अकादमी के पीछे स्थित लुओयुन पर्वत श्रृंखला विंध्य साम्राज्य और यानिक्सू साम्राज्य के बीच स्थित है, जो पानी के एक विशाल विस्तार के समान फैली है। एक स्वर्गीय खाई दरार इन दोनों साम्राज्यों को अलग करती है। कैंगलान अकादमी दोनों साम्राज्यों के बीच स्थित है, इसलिए अकादमी में न केवल विंध्य साम्राज्य के छात्र हैं, बल्कि यानिक्सू साम्राज्य के छात्र भी हैं, और यहाँ तक कि अन्य साम्राज्यों के छात्र भी हो सकते हैं। लुओयुन पर्वत श्रृंखला यकीनन विंध्य साम्राज्य के पास सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो एक विशाल क्षेत्र को कवर करती है, यहाँ तक कि मर्सिनरी योद्धा भी केवल इसकी बाहरी सीमा तक ही जाते थे। लाखों वर्षों से पोषित यहाँ के प्राचीन पेड़ ऊंचे और हरे भरे खड़े हैं, और दानवी जीव हर जगह स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हालांकि यह जगह खतरों से भरी है, फिर भी यह साधकों के लिए अवसरों की खान है। कुई हाओयान और अन्य लोगों से अलग होने के बाद डोंगफेंग यू ने अपनी आड़ू के फूल जैसी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसका सुंदर चेहरा संदेह और भ्रम से भरा था। गोंग शाओकिंग, बाई जुन्यू प्रगाढ़ मूल स्तर के अंतिम चरण में है। ये प्रतियोगिता निष्पक्ष नहीं है। डोंगफेंग यू की आवाज़ गर्मजोशी भरी और मधुर थी, फिर भी दृढ़ और निश्चयी थी। ये शुरू से ही एक अनुचित मुकाबला था और उनके पास सहमत होने का कोई कारण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कदम निस्संदेह अवंतिका राठौर पर बहुत दबाव डालता है। कुई हाओयान अपना सम्मान वापस पाना चाहता है, इसलिए मैं बस उसे एक मौका दे रहा हूँ। गोंग शाओकिंग के भाव आकस्मिक और उदासीन थे। भले ही मैं आज सहमत न हूँ, वह भविष्य में कोई और तरीका ढूंढ लेगा। यह एक मुसीबत है। उसके कथन के अंतिम कुछ शब्द सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने गोंग शाओकिंग के निर्णय के पीछे का असली कारण उजागर कर दिया। मुसीबतों से ये सब बस बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्हें अवंतिका राठौर की क्षमताओं पर कोई अतिरिक्त भरोसा था। अवंतिका राठौर के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ गए। इस भावहीन और बेतुके व्यक्ति को वास्तव में सामान्य ज्ञान या तर्क से नहीं आंका जा सकता है। डोंगफेंग यू के होंठ एक समझदार, मनोरंजक मुस्कान में बदल गए। ये ठीक वैसी ही बात थी जैसी गोंग शाओकिंग करता। हालांकि ये सिर्फ एक खेल था, उसके लिए एक मुकाबले से ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लियू किन्यू हल्की सी मुस्कुराई, फिर अवंतिका राठौर को समझाने के लिए मुड़ी, वरिष्ठ भाई गोंग बस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परेशानी मुसीबत से नफरत है। उसका नाजुक और दमकता हुआ चेहरा एक खूबसूरत मुस्कान के साथ खिल उठा, एक खिले हुए फूल की तरह उज्ज्वल और मनोरम। एक साधारण वाक्य में ही उसकी घनिष्ठता स्पष्ट झलक रही थी। हालांकि इसका अर्थ बहुत सूक्ष्म था, लेकिन अवंतिका राठौर ने लियू किन्यू के गहरे इरादे को बड़ी उत्सुकता से भांप लिया। स्पष्ट रूप से लियू किन्यू गोंग शाओकिंग को पसंद करती है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि वह बोलते समय मेरी ओर देख रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे अपनी एक काल्पनिक दुश्मन समझ रही हो? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, अवंतिका राठौर के होंठ फड़के। वह एक विवाहित महिला थी। दी बेचैन रूप और क्षमता दोनों के मामले में एक शीर्ष विकल्प था। यद्यपि वे केवल व्यापारिक भागीदार थे, लेकिन बाहरी तौर पर वे पति पत्नी थे। उसकी गहरी काली आंखें चिंतन से भर गईं, जिसमें लालसा और चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी अब कैसा होगा। उसकी शारीरिक बनावट, शारीरिक प्रतिबंधों के कारण उसकी महान स्थिति विंध्य साम्राज्य के एक राजकुमार तक सिमटकर रह गई थी। अब जबकि वह सब कुछ वापस पाने के लिए लौट रहा है, तो शायद यह आसान नहीं होगा। अवंतिका राठौर की आंखों के सामने एक दुष्ट और चालाक मुस्कान छा गई, और उसके होंठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। अवंतिका राठौर, इस मुकाबले में लगी शर्त को लेकर कोई दबाव महसूस मत करना। ये बस हमारे और कुई हाओयान के बीच एक पुराना विवाद है, डोंगफेंग यू ने समझाते हुए कहा। डोंगफेंग यू की चमकीली, तारों जैसी आंखें कोमल और गर्मजोशी से भरी थीं, और उसकी गहरी तथा सुरुचिपूर्ण आवाज़ चिंता और सांत्वना व्यक्त कर रही थी। अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं समझती हूँ। ये गोंग शाओकिंग और कुई हाओयान के बीच की प्रतियोगिता थी। ये तथ्य कि वह मदद करने के लिए सहमत हुई थी, पहले से ही गोंग शाओकिंग का मान रखने के लिए काफ़ी था। जहाँ तक हार या जीत की बात है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसे कभी हारना पसंद नहीं रहा है। मूर्ख औरत, अगर तुम ये प्रतियोगिता हार जाती हो, तो तुम्हें बस ये स्वीकार करना होगा कि तुम एक मूर्ख औरत हो। गोंग शाओकिंग ने उदासीनता से कहा, उसकी नज़रें सामने की ओर टिकी थीं। यदि इस अजीबोगरीब संबोधन के लिए न होता, तो उसके बात करने के तरीके को देखकर वास्तव में कोई नहीं जान पाता कि वह किससे बात कर रहा था। कितना असभ्य इंसान है यह आदमी। अपनी हर हरकत में अहंकार झलकाता है। यह एक ऐसा अहंकार है जो उसकी रग रग में बसा है। अगर मैं जीत गई, तो क्या तुम स्वीकार करोगे कि तुम बेवकूफ़ हो? उसकी साफ, खूबसूरत आंखों में एक शरारती चमक थी।
हालांकि गोंग शाओकिंग के शब्द काफ़ी चिढ़ाने वाले थे, लेकिन वह उनमें छिपी सांत्वना को भी महसूस कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह है कि उसे प्रतियोगिता हारने की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस मूर्ख औरत कहलाना स्वीकार करना होगा। वास्तव में, वह इसे स्वीकार करे या न करे, गोंग शाओकिंग उसे वैसे भी यही कहकर बुलाता है। इस तरह उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। गोंग शाओकिंग ने ठंडी नज़र से अवंतिका राठौर को देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। अवंतिका राठौर के होंठ एक चिढ़ाने वाली मुस्कान में मुड़ गए। ऐसा लगता था कि यह आदमी आखिरकार इतना भी बुरा नहीं था। ऐसे भावहीन चेहरे वाले इंसान को चिढ़ाना वास्तव में काफ़ी मनोरंजक था। डोंगफेंग यू ने अवंतिका राठौर के चतुर और चंचल स्वभाव को देखा, उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें खुशी से चमक उठीं। जिस अवंतिका राठौर से वे अब परिचित हुए थे, वह उस अलगाव से अलग थी जो पहली बार मिलने पर महसूस हुआ था। वह अब अधिक जीवंत और मनमोहक हो गई थी। लुओयुन पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार कैंगलान अकादमी से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कई छात्र आमतौर पर कार्यों को पूरा करने के लिए लुओयुन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, इसलिए प्रवेश द्वार काफ़ी करीब है। वहाँ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर एक एक प्रवेश द्वार था। अवंतिका राठौर और उसके समूह ने पूर्वी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, जबकि बाई जुन्यू और उसके समूह ने पश्चिमी प्रवेश द्वार से प्रवेश किया। दोपहर के आसपास अवंतिका राठौर और उसका समूह लुओयुन पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ये जगह मूल रूप से सिर्फ एक साधारण प्रवेश द्वार थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ती गई, यह एक छोटे शहर की तरह बन गई, जहां साधकों की ज़रूरत की हर चीज़ बेची जाती है। साथ ही कुछ विक्रेता यहां दानवी जीवों की खाल जैसी चीज़ें खरीदने आते हैं, और यहां के लोग दानवी जीवों से जुड़ा जीवन व्यतीत करते हैं। गोंग शाओकिंग और उसके दो साथी स्पष्ट रूप से लुओयुन पर्वत श्रृंखला के नियमित आगंतुक थे। जब वे पहुंचे तो अनगिनत नज़रें, जो ईर्ष्या या प्रशंसा से भरी थीं, उन पर पड़ीं। हालांकि अधिक ध्यान अवंतिका राठौर पर केंद्रित था। गोंग शाओकिंग के समूह में एक और महिला क्यों है? वह भी लियू किन्यू जितनी ही सुंदर है। क्या वह कैंगलान अकादमी की कोई नई विशेष नामांकित छात्रा है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि विशेष नामांकित छात्रा न केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगी, बल्कि असाधारण रूप से सुंदर भी होगी। काश हम भी कैंगलान अकादमी के छात्र बन पाते। अवंतिका राठौर की नज़र सभी पर पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि दाई जिमान कैंगलान अकादमी की छात्रा होने के कारण इतनी अहंकारी थी। ऐसी स्थिति रुतबा वास्तव में कुछ ऐसी है जिससे कई साधक केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं। क्या तुमने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ तैयार कर ली है? क्या तुम्हें यहाँ कुछ और खरीदने की ज़रूरत है? डोंगफेंग यू ने अवंतिका राठौर की ओर कोमलता से देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। चलो पहले सराय में खाना खा लेते हैं, फिर अपने सुविधाजनक कपड़े पहनकर निकलते हैं। प्रवेश द्वार के पास काफ़ी सराय हैं, और कई साधक तरोताज़ा होकर लुओयुन पर्वत श्रृंखला में जाने से पहले एक रात के लिए यहाँ आराम करते हैं। या शायद पहाड़ों से निकलने वाले थके हुए साधक जाने से पहले यहाँ तब तक आराम करते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। प्रतियोगिता के कारण अवंतिका राठौर और अन्य तीन स्पष्ट रूप से यहाँ समय बर्बाद नहीं करने वाले थे। जल्दी से दोपहर का भोजन करने के बाद चारों लोगों ने ऐसे कपड़े पहने जो युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थे। पहाड़ों में कांटे बहुतायत में उगते हैं और साधारण लंबी स्कर्ट या मुलायम कपड़े लबादे आसानी से फंस जाते हैं, जिससे युद्ध की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। जिस क्षण अवंतिका राठौर अपनी नई पोशाक में बाहर आई, हर किसी की आंखों में अचंभा छा गया। अवंतिका राठौर ने एक चमकीले लाल रंग की चुस्त फॉर्म फिटिंग पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी खूबसूरत काया को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। जीवंत रंगों ने उसके उत्कृष्ट चेहरे को और निखार दिया, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। उसकी आंखों में वीरता की भावना और दृढ़ संकल्प वास्तव में देखने लायक था। एक गहरे कुंड की तरह काली, उसकी चमकती आंखों में प्रकाश टिमटिमा रहा था, जो उसके राजसी तेज और दृढ़ संकल्प को अपने भीतर गहराई में छिपाए हुए थी। अवंतिका राठौर को अधिक गतिशील पोशाक में देखकर डोंगफेंग यू और अन्य लोग एक अजीब सी भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह एक खतरनाक लेकिन आकर्षक आकर्षण बिखेर रही थी जिससे नजरें हटाना असंभव हो गया था। यहाँ तक कि आमतौर पर ठंडे और अलग थलग रहने वाले गोंग शाओकिंग के भावों में भी एक क्षणिक बदलाव दिखाई दिया, लेकिन ये जल्दी ही सामान्य हो गया और उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। लियू किन्यू की कोमल और मनमोहक आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। एक आकर्षक पोशाक पहने अवंतिका राठौर अपने सामान्य रूप से काफ़ी अलग लग रही थी। सफ़ेद लबादे अलौकिक और सांसारिक मोह से मुक्त दिखते हैं, जबकि लाल लबादे आकर्षक और मनमोहक। ये दो चरम विरोधाभास हैं, फिर भी अवंतिका राठौर में पूरी तरह से विलीन हो गए हैं। अवंतिका राठौर की नज़र गोंग शाओकिंग और अन्य दो पर पड़ी। गोंग शाओकिंग ने अभी भी काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा ठंडा और क्रूर था, उसकी गहरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसकी तीखी नाक उसकी तीव्रता को बढ़ा रही थी।
डोनफेंग यू ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसका स्वभाव कोमल और नर्म, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक था। लियू किन्यू ने गुड़हल हिबिस्कस गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके कोमल और सुंदर स्वभाव को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। ऐसी स्टाइलिश पोशाक में भी वह सुंदर और आकर्षक बनी हुई थी। अधिक चुस्त एथलेटिक पोशाक पहने हुए समूह कम सौम्य और अधिक तेज तर्रार दिखाई दे रहा था, जो कैंगलान अकादमी में उनकी पिछली छवि से काफ़ी अलग था। साधक की पहचान उन पर अधिक उपयुक्त लग रही थी। चलो चलें, गोंग शाओकिंग ने उदासीनता से कहा, उसकी ठंडक मानो उसकी रग रग से निकल रही थी। यहाँ तक कि अपनी टीम के साथियों का सामना करते समय भी, जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसकी आवाज़ में उदासीनता की एक झलक थी। चारों लोगों का समूह लुओयुन पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा। पहाड़ों के भीतरी भाग के रास्ते में उन्हें कई अन्य मर्सिनरी योद्धा या साहसी लोग मिले। मूल रूप से लुओयुन पर्वत श्रृंखला का कोई प्रवेश द्वार नहीं था। ये केवल इसलिए था क्योंकि कई लोग एक ही स्थान से होकर गुजरते थे कि प्रवेश द्वार एक एक करके बन गए। चूंकि इन प्रवेश द्वारों पर मानव साधकों का कब्जा है, इसलिए दानवी जीव इन स्थानों पर नहीं पाए जा सकते, वे केवल पहाड़ों की गहराई में ही पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे वे चल रहे थे, डोनफेंग यू अवंतिका राठौर के साथ ज्ञान साझा कर रहा था, जो पहली बार मर्सिनरी के रूप में पंजीकृत हुई थी और संभवतः पहली बार लुओयुन पर्वत श्रृंखला का दौरा भी कर रही थी। डोनफेंग यू का परिचय सुनते हुए अवंतिका राठौर इस बुनियादी ज्ञान से पहले ही परिचित थी। हालांकि चूंकि वह अब विंध्य साम्राज्य की अवंतिका राठौर थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अधिक प्रामाणिक व्यवहार करना था। लियू किन्यू और गोंग शाओकिंग आगे चल रहे थे, जबकि अवंतिका राठौर और डोनफेंग यू पीछे चल रहे थे। रास्ते भर केवल अवंतिका राठौर और डोनफेंग यू की आवाज़ें ही सुनी जा सकती थीं। जैसे जैसे वे चारों पहाड़ों में गहराई तक गए, उन्हें रास्ते में कम और कम साधक मिलते गए, यहाँ तक कि अंत में वे चारों ही पहाड़ों से होकर गुजर रहे थे। हरे भरे ऊंचे पेड़ बादलों को छू रहे थे और चिलचिलाती धूप पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे केवल कुछ ही किरणें नीचे पहुंच पा रही थीं, जो लुओयुन पर्वत श्रृंखला के लंबे इतिहास का प्रमाण था। अचानक एक हल्की सी आवाज़ ने अवंतिका राठौर और अन्य तीन का ध्यान खींचा। सावधान! उसके सुंदर, अलग थलग रहने वाले चेहरे पर एक सतर्क और गंभीर भाव आ गया। गोंग शाओकिंग ने सावधानी से अपने परिवेश का मुआयना किया। पास में कोई दानवी जीव होना चाहिए। सन! एक हल्की सी आवाज़ गूंजी और एक काली छाया तेजी से गुजरी। गोंग शाओकिंग के हाथ में बिजली की तरह एक ठंडी चमक कौंधी और एक विद्युतीय तानुकी लाइटनिंग टनुकी पहले ही उसकी तलवार के नीचे कटकर मर चुका था। विद्युतीय तानुकी, जो प्रगाढ़ पृथ्वी स्तर के अंतिम चरण का प्राणी है, आकार में छोटा, फुर्तीला और बिजली की तरह तेज होता है। यह अचानक आश्चर्यजनक हमले करने में उत्कृष्ट है और अक्सर इससे बचाव करना बहुत मुश्किल होता है। अपनी लंबी तलवार के एक हल्के झटके के साथ गोंग शाओकिंग ने चतुराई से विद्युतीय तानुकी के दानवी स्फटिक को बाहर निकाला, घूमा और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। गोंग शाओकिंग वास्तव में कैंगलान अकादमी के नंबर 1 छात्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा था। उसका सूक्ष्म अवलोकन और क्षमताएं पूरी तरह से त्रुटिहीन थीं। लुओयुन पर्वत श्रृंखला में यात्रा करते समय आपको किसी भी समय दानवी जीवों के हमलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, अन्यथा आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, डोनफेंग यू ने चेतावनी दी। रास्ते में अवंतिका राठौर और उसके समूह को कई दानवी जीवों का सामना करना पड़ा, जिनसे गोंग शाओकिंग, डोनफेंग यू और लियू किन्यू ने बारी बारी से निपटा। इस प्रक्रिया के दौरान डोनफेंग यू ने अवंतिका राठौर को प्रत्येक दानवी जीव की कमजोरियों और युद्ध के दौरान ध्यान देने वाली बातों को भी सावधानीपूर्वक समझाया। अवंतिका राठौर ने पाया कि 1000 साल बाद के दानवी जीव 1000 साल पहले के जीवों से काफ़ी अलग थे। हजारों वर्षों के दौरान इन दानवी जीवों का काफ़ी विकास हुआ है, ये अधिक बुद्धिमान हो गए हैं और इस प्रकार इनसे निपटना अधिक कठिन हो गया है। इतने लंबे समय में आर्यावर्त महाद्वीप ने दानवी जीवों को समझने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली विकसित कर ली है और मानव साधकों को भी दानवी जीवों की बहुत स्पष्ट समझ हो गई है। हालांकि अवंतिका राठौर को डोनफेंग यू से पता चला कि इतिहास के लंबे कालखंड में कई दानवी जीव धीरे धीरे गायब हो गए हैं या मानव साधकों की नज़र में बहुत कम आते हैं। अधिक अनुकूलनीय दानवी जीव मजबूत हो गए हैं, जबकि कमज़ोर दानवी जीव समय के साथ समाप्त हो गए हैं। ये कहा जा सकता है कि आज के दानवी जीव 1000 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहराने लगी, अंधेरे के एक घने आवरण ने लुओयुन पर्वत श्रृंखला को घेर लिया, जिससे पहाड़ों की पहले से ही उदास और नम गहराई और भी अधिक डरावनी और उजाड़ लगने लगी। बस गुप्त पर अंधेरा दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी कभार दानवी जीवों की दहाड़ और कीड़ों पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। पूरे लुओयुन पर्वत श्रृंखला में डर का एक अजीब सा एहसास व्याप्त था। चरमराहट।
अवंतिका राठौर और उसके साथी पहाड़ों से होकर चल रहे थे। शांत रात में सूखी टहनियों और पत्तों पर उनके कदमों की चरमराहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। चलो आगे चलकर आराम करते हैं। गोंग शाओकिंग की तारों जैसी चमकीली आंखें अंधेरे में गहनों की तरह चकाचौंध कर रही थीं। वे आराम करने के लिए एक सूखी जगह की तलाश कर रहे थे, लेकिन अंततः बाहर निकलने से पहले वे एक दलदली भूमि से होकर गुजरे थे। डोनफेंग यू मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। आगे का इलाका काफी ऊंचा है, जो इसे आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। जल्द ही चारों लोग ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। गोंग शाओकिंग द्वारा सावधानीपूर्वक परिवेश का सर्वेक्षण करने और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई दानवी जीव नहीं था, वह एक मोटे पेड़ के सहारे जमीन पर बैठ गया। अवंतिका राठौर और अन्य दो भी एक घेरे में बैठ गए, अपनी भंडारण थैलियों की आनकुन बैग्स से सूखा राशन निकाला और खाने लगे। क्या इतने लंबे दिन के बाद तुम्हें थकान महसूस हो रही है? डोनफेंग यू की नज़र कोमल थी और उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पहली बार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी साधक थोड़ा असहज और थका हुआ महसूस करते हैं। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराए, उसकी आंखें शांत और स्पष्ट थीं। मैं ठीक हूँ, मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। उसकी पिछली साधना की तीव्रता को देखते हुए इस तरह का दिन भर का भागदौड़ आसान माना जाएगा और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। हालांकि उसकी वर्तमान शारीरिक शक्ति अभी पर्याप्त नहीं है और उसे अभी भी प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता है। ओह, डोनफेंग यू ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखें, जो चेरी ब्लॉसम जितनी सुंदर थीं, आश्चर्य और मनोरंजन खुशी प्रकट कर रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेनापति निवास की सुश्री युवा महिला इतनी मेहनती होगी। वे अक्सर चलते रहते हैं और इस स्तर की थकान के अभ्यस्त हैं। अवंतिका राठौर कैंगलान अकादमी में केवल एक नई छात्रा है और सेनापति निवास की एक युवा महिला है। वह विलासिता के जीवन की अभ्यस्त होगी और शायद इतनी कठिनाई नहीं झेल सकती। वास्तव में अवंतिका राठौर का प्रदर्शन उसकी कल्पना से कहीं बेहतर था। पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद लाड़ प्यार में पली बिगड़ी हुई लड़कियों का नखरे दिखाना असामान्य नहीं है, खासकर नियमित कक्षाओं में। ये सुनकर अवंतिका राठौर के होंठ एक आत्मनिंदापूर्ण और व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़ गए। वह इसलिए है क्योंकि तुम मेरी पहचान को अच्छी तरह से नहीं जानते। अमीर परिवारों के बच्चे आमतौर पर लाड़ प्यार में पले और बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन वह केवल नाम के लिए एक अमीर परिवार की बच्ची थी और उसने हमेशा सुअरों और कुत्तों से भी बदतर जीवन जिया था। उसकी डोनफेंग की सुंदर आंखें संदेह से भर गईं। वह अवंतिका राठौर की आंखों में उपहास को देखने से नहीं चूका। क्या इसके पीछे कोई कहानी हो सकती है? गोंग शाओकिंग की आंखें फड़की, उसके भाव उदासीन थे। उसने आज चलने के अलावा और कुछ नहीं किया। अगर वह इतनी सी कठिनाई भी नहीं सह सकती, तो वह किस तरह की साधक है? वही ठंडी और तिरस्कारपूर्ण भाषा, वही चिढ़ाने वाला आभामंडल एहसास। अवंतिका राठौर ने गोंग शाओकिंग को एक ठंडी नज़र से देखा। उस आदमी के मुंह से निकला एक भी शब्द सुखद नहीं था। डोनफेंग यू के होंठ दिलचस्पी भरी मुस्कान में मुड़ गए। हमारा गोंग शाओकिंग आमतौर पर शायद ही कभी इतने लंबे वाक्य बोलता है। तो वह वास्तव में मुझे ताना मार रहा है? अवंतिका राठौर ने अपनी भौं उठाए और पूछा। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। कुछ समय एक साथ बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि गोंग शाओकिंग के इरादे अच्छे थे, लेकिन उसके बात करने का तरीका अप्रिय था। डोनफेंग यू ने बिना कोई शब्द कहे हल्की सी भौं उठाए, लेकिन उसकी मुस्कान स्पष्ट थी। जब लियू किन्यू ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों की गहराई में तनाव और चिंता की एक झलक दिखाई दी, जो कलकल करते झरने के पानी जितनी साफ थीं, लेकिन जल्दी ही छिप गईं। अवंतिका, मेरे तुम्हें इस तरह बुलाने से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? लियू किन्यू की मुस्कान कोमल थी और उसकी आवाज़ स्पष्ट और सुखद थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराए। लियू किन्यू पूरे दिन गोंग शाओकिंग के बगल में चलती रही थी, इसलिए उसका उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ था। जब आप पहली बार प्रशिक्षण के लिए बाहर आते हैं तो थोड़ा असहज महसूस करना सामान्य है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतेंगे। अगर तुम्हें असहजता महसूस हो तो तुम मुझे बता सकती हो। लियू किन्यू की मुस्कान शांत और सुंदर है। उसका दयालु व्यवहार उसे एक देखभाल करने वाली बड़ी बहन की तरह बनाता है, जिससे लोग आसानी से सहज महसूस करते हैं। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। उसकी तीखी, स्पष्ट और चमकीली आंखें चमक उठीं। मैं कोई लाड़ प्यार में पली इंसान नहीं हूँ। चूंकि मैं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आई हूँ, इसलिए मैं कठिनाई सहने के लिए तैयार थी। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह बिल्कुल भी नई नहीं है और उसे किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। उन तीनों ने अपनी नज़रें अवंतिका राठौर की ओर घुमाईं। उसकी गहरी, काली आंखों ने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का खुलासा किया, जो चिलचिलाती धूप की तरह चमक रही थी। डोनफेंग यू की राय बदल गई। उसे एहसास हुआ कि अवंतिका राठौर सच बोल रही थी, न कि केवल बातें बना रही थी।
उसे वास्तव में हर किसी द्वारा एक नई छात्रा की तरह व्यवहार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह उसकी आंखों में उस दृढ़ और निश्चयी रूप भाव से परिचित था, क्योंकि कठिनाई से गुजरने वाले प्रत्येक साधक की आंखों में यही भाव होगा, जिसमें गोंग शाओकिंग और वह खुद भी शामिल है। गोंग शाओकिंग ने अवंतिका राठौर को ध्यान से देखा। उसकी आंखें साफ और तीखी थीं, जो सीधे दिल में उतर रही थीं। अवंतिका राठौर गोंग शाओकिंग के ठीक सामने खड़ी थी। एक पल के लिए उनकी नज़रें हवा में टकराईं। अगले ही पल गोंग शाओकिंग ने अपनी नज़रें हटा लीं। उसके भाव अभी भी उदासीन थे। चून की ऐसी बात है तो कल उसका ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी गति बढ़ाओ। इस दिन, क्योंकि अवंतिका राठौर पहली बार लुओयुन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर रही थी, उन्होंने उसके अनुकूल होने के लिए अपनी गति धीमी कर दी थी। चूंकि अवंतिका राठौर दृढ़ थी, इसलिए वे किसी भी अनावश्यक संसाधन, समय, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। अवंतिका राठौर मनमोहक ढंग से मुस्कुराए। उसने भविष्य के 1000 वर्षों से दानवी जीवों की गहन समझ प्राप्त कर ली थी, और वह कल सभी की गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होगी। डोनफेंग यू ने अवंतिका राठौर की ओर देखा, जिसकी मुस्कान चकाचौंध करने वाली और मनमोहक थी, और उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। इस महिला ने पहली ही मुलाकात से असाधारण गुण प्रदर्शित किए थे, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। एक शांतिपूर्ण रात। अवंतिका राठौर और अन्य लोगों ने रात भर आराम किया, और इस दौरान कोई दानवी जीव या खतरा दिखाई नहीं दिया। स्पष्ट रूप से, गोंग शाओकिंग और उसके समूह को पहाड़ों में रहने का अनुभव पहले ही प्राप्त हो चुका था, और वे जानते थे कि आराम करने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित है। चारों लोग पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लौह कवच गैंडा लुओयुन पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में रहता है, और यहाँ से उसके निवास स्थान तक पहुँचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। इस दिन चारों लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अवंतिका राठौर ने बिल्कुल भी कोई दबाव महसूस नहीं किया। ये देखकर कि अवंतिका राठौर पर कोई दबाव नहीं था, गोंग शाओकिंग और उसके 2 साथियों ने पूरी तरह से अपनी गति बढ़ा दी। वे भी यह मुकाबला हारना नहीं चाहते थे। रास्ते में घात लगाकर हमला करने वाले अधिकांश दानवी जीवों से गोंग शाओकिंग और डोनफेंग यू ने निपटा। लियू किन्यू ने अवंतिका राठौर की तरह शायद ही कभी कोई कदम उठाया हमला किया। इस प्रक्रिया के दौरान समूह ने तीव्र गति से यात्रा की, और जो यात्रा सामान्य रूप से 3 दिन लेती थी, उसे केवल 2 दिनों में ही पूरा कर लिया। अवंतिका राठौर और अन्य 3 पहाड़ी पर पेट के बल लेटे हुए थे और नीचे जीवंत लौह कवच गैंडों को देख रहे थे। लौह कवच गैंडा पूरी तरह से काला होता है। उसका शरीर कठोर, शक्तिशाली शल्कों स्केल्स से ढका होता है, जो धूप में एक फौलादी, मजबूत आभा को दर्शाता है। इसका विशाल आकार 2 उम्दा घोड़ों के बराबर था, और इसकी हरकतों से एक जबरदस्त आवाज़ पैदा हो रही थी, मानो जमीन ही कांप उठेगी। लौह कवच गैंडे सामाजिक समूह में रहने वाले दानवी जीव हैं, और वे शायद ही कभी अकेले पाए जाते हैं। अवंतिका राठौर, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे लिए एक लौह कवच गैंडे का शिकार करके दिखाऊं? डोनफेंग यू की सुंदर आंखों में चिंता और फिक्र झलक रही थी। प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण के लिए लौह कवच गैंडे से निपटना वास्तव में काफी मुश्किल होगा, खासकर इसलिए क्योंकि अवंतिका राठौर को दानवी जीवों से लड़ने का बहुत अनुभव नहीं था। डोनफेंग, यह एक अकेला लौह कवच गैंडा है। अगर तुम इसका शिकार करके दिखाते हो तो हमारे लिए दूसरा अकेला लौह कवच गैंडा ढूंढना आसान नहीं होगा। लियू किन्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके सुंदर चेहरे पर परेशानी का भाव दिखाई दे रहा था। वह सच कह रही थी। समूह में रहने वाले जानवरों से निपटते समय आमतौर पर अकेले जानवर को मारने की प्रथा है। लौह कवच गैंडों के अन्य समूह ज्यादा दूर नहीं थे। एक बार जब पहले वाले को मार दिया जाएगा और शोर सुना जाएगा, तो अन्य लौह कवच गैंडे सतर्क हो जाएंगे और सावधानी की स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्पष्ट नहीं था कि दूसरा अकेला लौह कवच गैंडा ढूंढने के लिए उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले कि डोनफेंग यू कुछ और कह पाता, अवंतिका राठौर ने पहले ही बोल दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए डोनफेंग यू और अन्य लोग उसकी ताकत से बहुत परिचित नहीं थे। ये सिर्फ एक लौह कवच गैंडा था, यह उसके लिए कोई चुनौती पेश नहीं करता था। लियू किन्यू की सुंदर आंखों में संदेह और आश्चर्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि डोनफेंग यू को अवंतिका राठौर की बहुत परवाह थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक ही टीम समूह में थे, या कुछ और बात थी? वह डोनफेंग यू को काफ़ी समय से जानती थी, और डोनफेंग यू ने हमेशा सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे इतना देखभाल करने वाला और विचारशील देखा था। उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि कुछ अलग था। सावधान! अचानक एक ठंडी, उदासीन आवाज़ गूंजी, और गोंग शाओकिंग की गहरी, काली आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। इस तरह की लड़ाई शुरू करना आसान नहीं था, अवंतिका राठौर जैसी नई छात्रा के लिए तो और भी नहीं। अवंतिका राठौर की गहरी, अथाह आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं, जबकि उसके होंठ एक आत्मविश्वासी और चंचल मुस्कान में बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोंग शाओकिंग उसे ऐसी सलाह देगा। मैं रहूंगी।
उसका उत्कृष्ट और उत्तम चेहरा एक उज्ज्वल और खिली हुई मुस्कान के साथ खिल उठा, और एक ही पल में ऐसा लगा जैसे सैकड़ों फूल खिल गए हों। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। अवंतिका राठौर ने अपनी नीली हिम तलवार ब्लू आई स्वॉर्ड निकाली और एक चीते की तरह तेजी से भागते हुए पल भर में लौह कवच गैंडे के पीछे पहुंच गई। गोंग शाओकिंग की आंखों में एक चमक कौंध गई। अवंतिका राठौर की गति प्रभावशाली थी। वार! अवंतिका राठौर ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया, उसकी भीतरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और नीली हिम तलवार पर एक चमकदार फ्लोरोसेंट नीली रोशनी छा गई। नीली हिम तलवार को घुमाया गया और बिना किसी हिचकिचाहट के लौह कवच गैंडे के कमजोर पेट की ओर घोंप दिया गया। हर दानवी जीव की एक कमजोरी होती है। लौह कवच गैंडे का आवरण खोल बहुत कठोर होता है, जिससे इसकी रक्षा को भेदना मुश्किल हो जाता है। केवल उनकी कमजोरियों पर हमला करके ही हम आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एक हल्की सी भेदने वाली आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लौह कवच गैंडे की जमीन हिला देने वाली दहाड़ गूंज उठी। दहाड़! मनुष्यों के अचानक हमले से लौह कवच गैंडा अप्रत्याशित रूप से घबरा गया। उसके पेट में एक तेज दर्द उठा, क्योंकि उसने पहले से किसी इंसान को अपने पास आते हुए नहीं देखा था। तीव्र दर्द के कारण लौह कवच गैंडा अवंतिका राठौर की ओर इस तरह झपटा मानो उस पर किसी चीज का साया हो। गड़गड़ाहट! उसका विशाल शरीर एक तोप के गोले की तरह था और उसकी भव्य उपस्थिति अभिभूत कर देने वाली थी। उसने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला, उसके नुकीले और तेज दांत ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, जो क्रूर और खूनी लग रहे थे। लौह कवच गैंडे ने अपना मुंह खोला और अवंतिका राठौर को काटने दौड़ा। अगर वह उसे काट लेता तो शायद अवंतिका राठौर पल भर में ही टुकड़ों में बंट जाती। हालांकि अवंतिका राठौर की नज़र शांत और संयमित रही। ऐसे संकट का सामना करते हुए भी उसके उत्कृष्ट चेहरे पर तनाव या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखा। अचानक अवंतिका राठौर ने अपनी गति बढ़ा दी और सीधे लौह कवच गैंडे की ओर दौड़ पड़ी। ये दृश्य देखकर गोंग शाओकिंग और अन्य दो सभी चकित रह गए। अवंतिका राठौर क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या अवंतिका खतरे में है? लियू किन्यू की साफ आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। अवंतिका राठौर की हरकतें वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे थीं। गोंग शाओकिंग ने त्योरियां चढ़ाईं, उसकी भीतरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह अवंतिका राठौर को बचाने के लिए दौड़ने की तैयारी करने लगा। ठीक जब अवंतिका राठौर लौह कवच गैंडे से टकराने वाली थी, उसकी आकृति अचानक एक ईल मछली की तरह तेजी से लौह कवच गैंडे के पास से गुजर गई। लौह कवच गैंडा, जो मूल रूप से अवंतिका राठौर से लड़ने के लिए दृढ़ था, अपने लक्ष्य से चूक गया और खुद को रोक न पाने के कारण आगे की ओर दौड़ता रहा। अवंतिका राठौर ने अवसर का लाभ उठाया, उसका शरीर तेजी से आगे की ओर सरका और उसने अपनी नीली हिम तलवार को घोंप दिया। बर्फीली नीली तलवार की रोशनी की एक चमक छा गई, जिसके बाद मांस में हथियार घुसने की एक हल्की आवाज आई और लौह कवच गैंडे के पेट से खून बहने लगा। दहाड़! लौह कवच गैंडे ने और भी अधिक उन्माद में दहाड़ लगाई, उसकी विशाल काली आंखें खून से लाल हो गईं और वह पागलों की तरह अवंतिका राठौर की ओर झपटा। लौह कवच गैंडा क्रोधित हो गया है। गोंग शाओकिंग की आवाज़ धीमी और गहरी थी, उसकी ठंडी और उदासीन आंखों पर एक पतली धुंध छाई हुई थी, जिसके नीचे एक ऐसा गहरा अंधकार था जिसके पार देखना असंभव था। अवंतिका राठौर ने केवल 2 बार में ही लौह कवच गैंडे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो उसके त्रुटिहीन कौशल और मानसिकता को दर्शाता है। डोंगफेंग यू के सुंदर और सुरुचिपूर्ण चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान झलक रहा था। किसी नए छात्र के लिए अपने पहले प्रशिक्षण अनुभव में ऐसे परिणाम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था। क्रोधित होने पर लौह कवच गैंडा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाता है, जिससे उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। लियू किन्यू की आवाज़ पानी की तरह कोमल थी और उसके नाजुक तथा सुंदर चेहरे पर कोई भावना प्रकट नहीं हो रही थी। मुझे हमेशा से लगता था कि अवंतिका राठौर इसे संभाल सकती है। डोंगफेंग यू के होंठ एक आत्मविश्वासी और निश्चित मुस्कान में मुड़ गए। क्रोधित लौह कवच गैंडे का सामना करते हुए भी अवंतिका राठौर शांत और संयमित रही, उसकी आंखें शांत और अडिग थीं। धड़ाम! लौह कवच गैंडा बिजली की गति से आगे बढ़ा, लेकिन अवंतिका राठौर ने अपनी नीली हिम तलवार को म्यान में रखा और एक बार फिर लौह कवच गैंडे का डटकर सामना किया। इस बार अवंतिका राठौर एक तरफ नहीं हटी, इसके बजाय वह सीधे हवा में उछल गई। एक साइड फ्लिप करवट के बल छलांग के साथ वह लौह कवच गैंडे के ऊपर मजबूती से उतरी। उसकी हरकतें साफ, तेज और स्वाभाविक थीं, मानो उसने शुरुआत करने से पहले ही हर चीज की सटीक गणना कर ली हो, और उसकी सूक्ष्मता आश्चर्यजनक थी। लौह कवच गैंडे ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इंसान उसकी पीठ पर चढ़ने की हिम्मत करेगा। वह अवंतिका राठौर को अपनी पीठ से नीचे फेंकने की कोशिश में पागलों की तरह मुड़ा और छटपटाया। हालांकि लौह कवच गैंडा चाहे कितना भी मुड़ा और छटपटाया, अवंतिका राठौर उसकी पीठ पर मजबूती से टिकी रही। इस स्थिति में लौह कवच गैंडे की पीठ पर हमला करना जीतने का सबसे तेज तरीका होता, लेकिन उनका मिशन लौह कवच गैंडे के चमड़े के कवच को बरकरार रखना था, इसलिए अवंतिका राठौर ने ऐसा नहीं किया।
उसके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी और प्रगाढ़ मूल स्तर के मध्य चरण का आभामंडल तुरंत फूट पड़ा। अवंतिका राठौर के दाहिने हाथ पर मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो एक चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेर रही थी। स्टॉर्म ब्रेक, तूफानी प्रहार। अवंतिका राठौर ने एक ठंडी चीख निकाली और असीम ऊर्जा से भरा उसका हिंसक मुक्का लौह कवच गैंडे पर जा लगा। बैंग, धमाका। एक नीरस, कर्कश आवाज गूंजी, जिसके बाद किसी भारी वस्तु के जमीन पर टकराने की आवाज आई। लौह कवच गैंडा धड़ाम से गिर पड़ा, उसकी विशाल आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, जो उसके जीवन बल के पूरी तरह से खत्म होने का संकेत था। डोंगफेंग यू और अन्य दो की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर लौह कवच गैंडे को इतनी सफाई और निर्णायक रूप से मार गिराएगी। उनकी गणना के अनुसार भले ही अवंतिका राठौर लौह कवच गैंडे को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, फिर भी लड़ाई बेहद खतरनाक और अराजक होनी चाहिए थी। हालांकि अवंतिका राठौर ने बहते पानी की तरह सहज युद्ध शैली का प्रदर्शन किया, जिसमें एक भी खामी नहीं थी। गोंग शाओकिंग की गहरी आंखों में प्रकाश और अंधकार झिलमिलाया। अवंतिका राठौर की युद्ध शैली किसी नौसिखिए की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसने लौह कवच गैंडे की हर एक प्रतिक्रिया की पूरी तरह से गणना की, अभ्यास में निपुणता के साथ तेजी से उसकी कमजोरियों पर हमला किया। उसका अनुभव पहाड़ों में वर्षों बिताने वाले एक साधक के समान परिपक्व था। अवंतिका राठौर ने चतुराई से लौह कवच गैंडे का दानवी स्फटिक निकाल लिया। इससे पहले कि डोंगफेंग यू और अन्य दो उसे बधाई दे पाते, अचानक एक विशाल आकृति ने बिजली की गति से अवंतिका राठौर पर हमला कर दिया। एक भारी छाया ने अवंतिका राठौर को घेर लिया। उसने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक और लौह कवच गैंडे को अपनी ओर झपटते हुए देखा। सावधान, डोंगफेंग यू ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। उसका सुंदर और कोमल चेहरा चिंता से भर गया था। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर थे और दूसरे लौह कवच गैंडे का प्रकट होना बहुत अचानक था। उसके पास उसे बचाने के लिए जाने का समय भी नहीं था। का आमना सामना, यी हुचेंग सन। एक शक्तिशाली और तीव्र तलवार की रोशनी चमकी, जिसने सभी को चौंका दिया। छाया रहित प्रहार। अवंतिका राठौर मुड़ी और लुढ़कते हुए सीधे लौह कवच गैंडे के ऊपर से नीचे आ गिरी। लौह कवच गैंडे का शरीर चिर गया था और उसका खून हर तरफ बिखर रहा था। उसी क्षण भर में अवंतिका राठौर लौह कवच गैंडे का दानवी स्फटिक निकालने में भी सफल रही। धड़ाम, एक और लौह कवच गैंडा भारी भरकम शरीर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका प्रकट होना और मारा जाना बस एक पल की बात थी। गोंग शाओकिंग और अन्य दो जल्दी से अवंतिका राठौर के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अवंतिका राठौर का अद्वितीय चेहरा शांत और संयमित था और उसकी काली, खूबसूरत आंखें स्पष्ट और शांत थीं। उसके उत्कृष्ट, दोषरहित चेहरे पर लाल खून की कुछ बूंदें लगी थीं, जो उसके आकर्षण और मादकता को और बढ़ा रही थीं। उस ज्वलंत लाल पोशाक को पहने हुए वह आग में नाचने वाली एक परी जैसी लग रही थी, जो दिलों को मोह रही थी। डोंगफेंग यू की गहरी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। यह अवंतिका राठौर आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और अविस्मरणीय थी। अवंतिका राठौर, तुम्हारा प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। अवंतिका, तुम्हारे कौशल किसी भी तरह से पहली बार दानवी जीवों से लड़ने वाले किसी नए छात्र जैसे नहीं हैं। हम बेकार में ही चिंतित थे। लियू किन्यू मुस्कुराए और कोमल, मधुर आवाज में बोली। गोंग शाओकिंग ने बिना कुछ कहे अवंतिका राठौर को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसके भाव अर्थपूर्ण थे। अवंतिका राठौर के चेहरे पर एक हल्की, आकर्षक मुस्कान थी। उसका कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। आखिरकार उनकी टीम भविष्य में अक्सर एक साथ काम करने वाली थी। भले ही वह ऐसा युद्ध अनुभव प्रदर्शित करे जो उसकी वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को भी शक नहीं होगा कि वह असली अवंतिका राठौर नहीं है। चमड़े का कवच बरकरार है, जो उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। गोंग शाओकिंग ने अवंतिका राठौर की ओर देखा। उसकी आवाज उदासीन थी, लेकिन उसमें पहले जैसा अलगाव दूरी नहीं था। डोंगफेंग यू की आंखें आड़ू की पंखुड़ियों जैसी मुस्कान के साथ चमक उठीं, चकाचौंध करने वाली और आश्चर्यजनक। तो हमारी टीम को एक और शक्तिशाली मददगार मिल गया है। डोंगफेंग यू को लौह कवच गैंडे का चमड़े का कवच काटने में मदद करते हुए अवंतिका राठौर मुस्कुराए। लौह कवच गैंडे का सबसे मूल्यवान हिस्सा उसका चमड़े का कवच होता है। इस चमड़े से बना कवच बेहद सख्त होता है और इसमें एक मजबूत रक्षात्मक क्षमता होती है, जिससे यह बाजार में साधकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हालांकि ठीक जब वे चारों लोग चमड़े का कवच काट रहे थे, अचानक एक बेतुकी आवाज गूंजी। गोंग शाओकिंग, डोंगफेंग यू, क्या इत्तेफाक है कि हम फिर से मिल गए। उन दुष्टतापूर्ण और छिछोरी बातों में उकसावे और घृणा की बू आ रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उस व्यक्ति के इरादे ठीक नहीं थे। यह आवाज़ सुनकर गोंग शाओकिंग और डोंगफेंग यू दोनों की आंखों में भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। यी हुचेंग, गोंग शाओकिंग का सुंदर चेहरा पहले से कहीं अधिक ठंडा था। उसकी गहरी, काली आंखों में एक काला तूफान उमड़ रहा था और उसके भाव और भी अधिक अलग थलग हो गए थे।
अवंतिका राठौर ने नए आने वालों की ओर देखा। 4 लोगों का एक समूह, सभी लगभग 18 साल के थे। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने एक पीला मुलायम लबादा पहना हुआ था। उसके लंबे काले बालों को जैड हरे पत्थर के मुकुट के साथ ऊपर बांधा गया था और वह सुंदर तथा दुबला था। उसकी आंखें एक चील की तरह तीखी और खतरनाक थीं और उसकी थोड़ी घुमावदार तीखी नाक उसके दुष्ट रूप को बढ़ा रही थी। उसके हल्के रंग के पतले होंठ एक उपहासपूर्ण और क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। एक नज़र में ही स्पष्ट था कि वह एक क्रूर और सनकी आदमी है। न केवल यी हुचेंग, बल्कि उसके पीछे खड़े तीनों साधक भी खून और हत्या के इरादे से सने हुए थे। अवंतिका राठौर के समृद्ध अनुभव के साथ वह एक नज़र में ही बता सकती थी कि इन चारों लोगों के हाथों पर बहुत खून लगा था। दुनिया कितनी छोटी है, हाँ हाँ। यी हुचेंग धीरे से हंसा। गोंग शाओकिंग और डोंगफेंग यू को ऊपर से नीचे तक देखते समय उसकी आंखें एक दुष्ट और भयावह रोशनी से चमक रही थीं। उसकी काली पुतलियों की गहराई में एक पागल कर देने वाली ईर्ष्या और नफरत छिपी थी। अवंतिका राठौर ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, जो ये दर्शा रहा था कि गोंग शाओकिंग और उन लोगों के बीच काफ़ी गहरी दुश्मनी थी। यी हुचेंग, अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है? अपने सामान्य सौम्य और सुरुचिपूर्ण व्यवहार के विपरीत डोंगफेंग यू का सुंदर और परिष्कृत चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था और उसकी गहरी काली आंखों में घृणा भर गई थी। मैं क्या करना चाहता हूँ? यी हुचेंग के होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे दुष्ट हो गईं। ये लौह कवच गैंडा मेरा है, डोंगफेंग यू ने उपहास करते हुए कहा। सपने देखते रहो। सपने? यी हुचेंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर तुम इसे नहीं सौंपते तो हमारी लड़ाई होगी। लेकिन तुम्हारे समूह में 2 महिलाएं हैं, इसलिए सावधान रहना। मेरे भाइयों को इन खूबसूरत फूलों को बेरहमी से कुचलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। यी हुचेंग के शब्दों का अनुसरण करते हुए उसके पीछे खड़े तीनों आदमियों ने अवंतिका राठौर और लियू किन्यू को बहुत दिलचस्पी से देखा। हालांकि उसे देखने पर यी हुचेंग की आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैंगलान अकादमी में एक और सुंदरी होगी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी अहंकारी और ओछी नज़र अवंतिका राठौर पर पड़ी और उसने अपनी आंखों में छिपे कामुक इरादे को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। अवंतिका राठौर की साफ, पारदर्शी आंखें घृणा और तिरस्कार से भर गईं। यी हुचेंग की नज़र ने उसे दिल की गहराई से घृणा से भर दिया। क्या घूर रहे हो? उसकी ठंडी, दूर की आवाज़ में एक चेतावनी का स्वर था। उसने हमेशा ऐसे नीच और बेशर्म लोगों से नफरत की थी। अवंतिका राठौर की स्पष्ट चेतावनी सुनकर यी हुचेंग गुस्सा होने के बजाय हंसने लगा। उस कुतिया लियू किन्यू की तुलना में ये छोटी सुंदरी अधिक कोमल लगती है और इसके व्यक्तित्व में ज्यादा दम है। ये सुनकर लियू किन्यू का सुंदर और सुरुचिपूर्ण चेहरा पीला पड़ गया और वह थोड़ी सी डगमगाई, मानो उसे कोई बड़ा सदमा लगा हो। अवंतिका राठौर भौचक्की रह गई। कोई भी जो लियू किन्यू को देखता उसे एक देवी मानता, लेकिन यी हुचेंग के उसे संबोधित करने का तरीका वास्तव में अप्रत्याशित था। लियू किन्यू की घबराई हुई स्थिति स्पष्ट रूप से ये दर्शा रही थी कि वे सभी पुराने परिचित थे। इसे समझकर अवंतिका राठौर और भी अधिक उलझन में पड़ गई। कैंगलान अकादमी में गोंग शाओकिंग और उसके 2 साथियों के रुतबे को देखते हुए उनके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण होने की हिम्मत कौन करेगा? ये स्पष्ट है कि यी हुचेंग और अन्य लोग कैंगलान अकादमी के छात्र नहीं हैं, तो वे पुराने परिचित क्यों होंगे? स्वामिनी, इस परेशान करने वाले आदमी की ताकत गोंग शाओकिंग के बराबर है, गोरा की आवाज़ ने चेतावनी दी। अवंतिका राठौर की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता की एक झलक दिखाई दी और ऐसा लगा कि अवंतिका राठौर एक ही पल में कुछ समझ गई हो। उसके दिमाग में एक विचार उभरने लगा। ये चारों लोग शायद पहले कैंगलान अकादमी के छात्र थे। आखिरकार इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति के साथ वे वास्तव में साधक हैं। एक प्रतिभाशाली साधक कोई साधारण बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता। यी हुचेंग, मुसीबत मोल मत लो। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द गोंग शाओकिंग के मुंह से निकले। उसकी काली आंखें बर्फ की तरह जम गई थीं और हत्या के इरादे की एक झलक चुपचाप फैल रही थी। मैं मुसीबत ही ढूंढ रहा हूं, तो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? यी हुचेंग की मुस्कान अचानक ठंडी हो गई और उसकी आंखों में एक भयावह नफरत जल उठी। गोंग शाओकिंग, तुमने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? उस समय जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी अपनी गलती थी और अकादमी से निष्कासित होना तुम्हारी सही सजा थी। डोंगफेंग यू की आवाज़ ठंडी और दृढ़ थी। उसकी आंखें बर्फीली थीं और उनमें कोई गर्माहट नहीं थी। हाँ, यी हुचेंग डोंगफेंग यू की तरफ चला। क्या मैं इसी के लायक था? यी हुचेंग ने अचानक अपनी आवाज़ तेज की। उसकी काली और क्रूर आंखों में अत्यधिक पागलपन जल रहा था। अगर इस कुतिया के लिए नहीं होता तो क्या मेरी यह हालत होती? ये सब तुम्हारी गलती है। यी हुचेंग की कनपटियों की नसें उभर आई थीं और उसके शब्द न छिपाई जा सकने वाली नफरत से भरे थे। जब तक मैं, यी हुचेंग, जिंदा हूं, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा।